गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास तक हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके थे। मैंने आप लोगों को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ाया था, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक लॉ दिया था और जिसके बेसिस पर उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बना के दी थी, उसके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। ठीक है, आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स को। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि उस टाइम का मतलब 1879 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी अपनी, और उस टाइम का ये सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था और काफी टाइम तक लोग इसे मानते थे। ठीक है, क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं था हमारे पास। बट एट प्रेजेंट हम वो पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते जो मेंडलीव ने हमें दी थी। अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल का ओरिजिन किसने किया था, ओरिजिनेटेड किसके थ्रू हुई थी पीरियोडिक टेबल, तो डेफिनेटली नाम किसका आएगा, सर दिमित्री मेंडलीव का। बट एट प्रेजेंट टाइम हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़ते हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप उसे कह दो। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है ये दी थी हेनरी मोजले ने, बट उसको पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें एक नए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्यों मेंडलीव का क्लासिफिकेशन आज के टाइम पे हम नहीं पढ़ते। ऑब्वियसली उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। और इन ड्रॉबैक्स को फुलफिल किया था, खत्म किया था किसने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। तो आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो अभी तो हमें डिस्कस करना है ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बिना टाइम लगाए कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप अपने, ठीक है, नोट साथ साथ बनाएंगे मैंने। चलिए, तो क्या क्या ड्रॉबैक थे बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब सर अभी बताते हैं इसका मतलब। देखो, हाइड्रोजन ने ना बड़ा नाक में दम किया हुआ था और आज भी किया हुआ है, सच बताऊं तो आपको। ठीक है, हाइड्रोजन को इन्होंने फर्स्ट पोजीशन दी, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे रखा और रीजन दे दिया इसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन को इसने जिस एलिमेंट के साथ रखा, जिन एलिमेंट के साथ रखा, कौन कौन से थे, लिथियम था सर, सोडियम था, पोटेशियम था, ये एलिमेंट थे। बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती हैं। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, अगर मैं हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाऊं तो कौन सा बनेगा, H2O। लिथियम का ऑक्साइड बनाऊं तो कौन सा बनेगा, Li2O। सोडियम का ऑक्साइड बनाऊं तो कौन सा बनेगा, Na2O। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तो इसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। याद होगा आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन का तो काहे का हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन तो खुद ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के तो H2 मिलेगा, है ना। तो हाइड्राइड्स की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं आपसे, सुनो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डेफिनेटली इनके साथ मैच करती है। तो सर मेंडलीव ने इन्हें हाइड्रोजन को इनके साथ रख दिया, पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी आपस में मैच नहीं करती। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, इन सब में हाइड्रोजन अकेला क्या है, एक नॉन मेटल है, ये बाकी सारी की सारी क्या है, मेटल्स। प्रॉपर्टीज मैच करती हैं बट नहीं भी करती है। अब देख लो ना कितना बड़ा डिफरेंस है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और बाकी सारी क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सुनो, अभी आप लोग आगे जाओगे तो आपको आगे ग्रुप मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके, जिसमें 4 एलिमेंट हैं। इन चारों को हम कलेक्टिवली हेलोजन्स के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं, हेलोजन्स के नाम से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पता है हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन चारों के साथ भी मैच करती हैं, और मजे की बात ये चारों नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल। मतलब समझो 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 क्या कहना चाह रहा हूं मैंने फ्लोरीन को देखा कि फ्लोरीन किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, तो F2 की फॉर्म में, डाइएटॉमिक फॉर्म में। क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 की फॉर्म में। ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, आयोडीन I2 की फॉर्म में। सिमिलरली हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 की फॉर्म में। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इससे भी मैच कर रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात, ये सारी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, और भी काफी सारी इनकी आपस में मैच कर रही थी प्रॉपर्टीज। यहां भी कर रही थी, कहने का मतलब क्या है, यहां भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, यहां भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को इनके साथ रखा, इनके साथ नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया उससे बहुत ऑब्वियस था कि बताओ इनके साथ क्यों नहीं रखा, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ भी मैच करती हैं।
मेंडलीफ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सच्चाई ये है कि आज भी हम इन्हें इनके साथ ही रखते हैं, और क्या रीजन देते हैं वो तभी पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। बाकी उसने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया, बस उसने कह दिया कि इसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच कर रही है, मैंने इनके साथ रख दिया। जबकि मैच इनसे भी कर रही थी, हेलोजन्स के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की मैच करती है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर काफी क्वेश्चंस उठे कि भैया हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, यहाँ पे आपने केवल यहाँ रखा, इसको यहाँ पे रख सकते थे, है ना, तो यहाँ क्यों नहीं रखा, इस तरह के क्वेश्चंस। सच बात तो ये है कि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें कमियां निकालनी होती है सामने वाले की। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इसको यहाँ रख देता तो हम ये कहते कि यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो यहाँ से भी मैच कर रही है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, तो एक ड्रॉबैक था ये कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि इन्होंने हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन मेटल्स के साथ क्यों रखा, जबकि हाइड्रोजन क्या होती है, नॉन मेटल होती है, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज दूसरी नॉन मेटल्स हेलोजन्स के साथ भी मैच करती है। ठीक है, सेकंड इसका ड्रॉबैक क्या था, समझना ध्यान से। सेकंड ड्रॉबैक था, आप एनसीईआरटी निकालें अपनी, है ना, वीडियो को पॉज करें, फटाफट से एनसीईआरटी निकाल ली, उसमें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल निकालें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल निकालें। ठीक है सर, निकाल ली। अब सुने, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एक जगह देखें, लास्ट में, सेकंड लास्ट बुक में आपको कहीं आयोडीन और इसके साथ साथ आपको टेलुरियम देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा टेलुरियम, आपको मिलेगा आयोडीन। अच्छा, नीचे टेलुरियम का एटॉमिक मास लिखा होगा 127.60, है ना, और इधर आयोडीन का लिखा होगा 126.90, है ना। डेटा मेरे को ठीक से याद नहीं है, शायद यही है 127.60 और 126.90। अच्छा, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ याद करो कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे एटॉमिक मास, जैसे जैसे आप आगे जाओगे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। यहां भी तो आप आगे जा रहे हो, बट हमने देखा टेलुरियम से आयोडीन पर जाने पर एटॉमिक मास डिक्रीज कर गया, यानी कि मेंडलीफ ने अपना लॉ खुद ही तोड़ दिया। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 0.7 का डिफरेंस है, बट डिफरेंस तो है। मतलब आपने ये कहा कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, यहाँ पे एटॉमिक मास डिक्रीज कर रहा है। और ऐसा एक जगह नहीं हुआ, ऐसा कई जगह हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑर्गन और पोटेशियम का पेयर उठा के देखेंगे, ऑर्गन और पोटेशियम का पेयर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको पहले रखा, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में रखा। क्लियर हो गई? सेम कहानी हुई निकेल और कोबाल्ट के साथ, निकेल और कोबाल्ट के साथ। यहां भी निकेल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम होता है, बट उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को बाद में रखा, जबकि इसका एटॉमिक मास कम होता है, आई एम सॉरी ज्यादा होता है, और इसका एटॉमिक मास कम होता है। क्लियर हो गई? हालांकि डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर मैं आपको सही सही डेटा बताऊं तो निकेल का एटॉमिक मास 58.71 है ना, और इसका 58.93, 58.71 और इसका 58.93। तो इसको पहले रखना चाहिए था, इसका एटॉमिक मास कम है, इसको बाद में रखना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया। अब इसका रीजन आप समझ सकते हैं, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो। समझदार बच्चा कहेगा कि सर उसकी भी कोई गलती नहीं है, मतलब मैं ही जस्टिफाई कर रहा हूं मेंडलीफ के ड्रॉबैक्स को, बट अगर पेपर में आए तो आपको ड्रॉबैक्स लिखने हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सोचना है, किसी बुक में नहीं लिखा होगा, मेरा सोचना है कि यार ऐसी गलतियां होना जेन्युइन था। रीजन क्या है कि उसने पहले टेबल को बनाया था, बाद में उसने ये लॉ दिया था कि एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ एक्सेप्शंस मिलने थे। अरे पहले उसने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, उसने देखा कि फला एलिमेंट रखा है यहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट के साथ मैच करती है, कोबाल्ट को रख दिया। यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा है, उसकी प्रॉपर्टी निकेल के साथ मैच करती है, निकेल को रख दिया। बाद में देखा गया कि यार ये एटॉमिक मास तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की जगह। ऐसा 3 जगह हुआ मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। एक पेयर था टेलुरियम और आयोडीन का, एक पेयर था आर्गन और पोटेशियम का, एक पेयर था कोबाल्ट और निकेल का। वो जस्टिफाई नहीं कर पाया इन तीनों पेयर्स को, ठीक है। तो ये सेकंड ड्रॉबैक था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का कि उसने अपना लॉ खुद ही कई जगह तोड़ दिया था। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अभी और भी है, समझो। अच्छा, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, क्या सर? आइसोटॉप्स पढ़े?
बिल्कुल पढ़े हैं सर, पढ़े ना आइसोटॉप्स, पढ़े, बिल्कुल पढ़े हैं सर। थर्ड जो ड्रॉबैक थी वो थी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। ये भी नहीं समझ आया सर क्या कहना चाह रहे हो, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स मतलब सर, अच्छा आइसोटॉप्स पढ़े हैं आपने, आइसोटॉप्स क्या होते हैं सर? आइसोटॉप्स वो होते हैं which having similar atomic number, that is number of proton and that is Z, but different atomic masses। बचपन में पढ़ी हुई कहानी, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। हाँ सर पढ़ा तो है ऐसा कुछ, है ना, तब पढ़ा था जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, है ना, 9th क्लास में। चलो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग हो। समझो, हाइड्रोजन नेचर में हाइड्रोजन नेचर में 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। वन इज 1H1, सेकेंड इज 1H2 एंड द अनदर वन इज 1H3। इसको प्यार से तीनों हाइड्रोजन्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन नेचर में 1H1 की फॉर्म में पाया जाता है, 1H2 की फॉर्म में पाया जाता है, 1H3 की फॉर्म में पाया जाता है। तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन की ही फॉर्म है। इसको हम प्यार से बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम बोलते हैं ट्रीटियम, है ना। हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है, 1H1, 1H2, 1H3। अच्छा समझो, आपको पता है कि एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं? मान लो कोई एलिमेंट है X, है ना, इसका कंप्लीट सिंबल आपको लिखना है, तो पहले आपने इसके नाम का सिंबल लिख दिया, उसके बाद नीचे लिखते हो आप इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और बेसिक से बता दे रहे हैं, है ना, समझ में आनी चाहिए ये बात। अच्छा समझो, मैंने कहा कि यहां पर 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, नीचे Z लिखा जाता है, डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मास। अच्छा, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी सर? वो बेस्ड थी एटॉमिक मास पर, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज एटॉमिक मास। सब जानते हैं इस बात को, हाँ सर दुनिया जानती है पूरी। उसने क्या कहा था कि जैसे जैसे आगे जाओगे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। तो सर उसकी प्रॉपर्टीज जो बेस्ड थी वो किस पर बेस्ड थी? उसकी पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड थी वो एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड थी। इन तीनों के एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं, तो क्या इन तीनों को पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी? सब बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। अरे बात को समझो भाई, मेंडलीफ ने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दैट मींस जैसे जैसे आगे जाओगे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, प्रॉपर्टीज डिफर करती जाएंगी, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। किस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के। तो इन तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, अल्दो ये एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पर तीनों का एटॉमिक मास अलग है। तो आपको इन तीनों को अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह देनी चाहिए थी, बट उसने केवल किसको दी? प्रोटियम को, 1H1। क्लियर हो रही है बात मेरी? जैसे 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 क्लोरीन 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, Cl35 और Cl37। ये दोनों आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के। अब दोनों को जगह देनी चाहिए थी, बट दोनों को जगह नहीं दी उसने। क्लियर हो रही है बात मेरी? जबकि देनी दोनों को चाहिए थी। सिमिलर मैनर में कार्बन के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के पाए जाते हैं, बट उसने आइसोटॉप्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी। क्लियर हो रही है बात मेरी? उसने केवल इनकी एक एक फॉर्म को पीरियोडिक टेबल में जगह दी, ठीक है, जबकि इसकी पीरियोडिक टेबल बेस किस पर थी? एटॉमिक मासेस पर बेस थी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो उस टाइम निकल के आया था कि भैया आप आइसोटॉप्स को तो जगह दो, है ना। तो 3 ड्रॉबैक मैंने आपको बताया। फर्स्ट कौन सा सर? फर्स्ट हमने बताया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर हुआ होगा। सेकंड हम लोगों ने बात की क्या? एनामोलस पेयर कि कई जगह खुद का ही लो ब्रेक हो रहा था, है ना, और ऐसा 3 जगह हुआ था। और तीसरी ड्रॉबैक क्या? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अभी है वो है समझो। कई जगह ऐसा हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। हाँ, 1-2 जगह ऐसा भी कर बैठे,
है ना, पता नहीं क्यों कर बैठा, है ना, शायद उस टाइम इतनी प्रॉपर्टीज, सफिशिएंट प्रॉपर्टीज नोन नहीं थी उन एलिमेंट्स की। तो इन्होंने क्या किया, नंबर 4, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, है ना, और उनको उन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया। एलिमेंट्स विच हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज पुट इन द सेम ग्रुप। क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ उन्होंने एक एलिमेंट था, सॉरी निकेल कोबाल्ट, है ना, निकेल कोबाल्ट के नीचे उन्होंने एक एलिमेंट रखा, जस्ट अ मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भी याद नहीं करनी है, आयरन के साथ रूथियम को रखा, जबकि प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, है ना, पीछे जाएंगे आप, आयरन मिलेगा, आयरन के साथ क्या मिलेगा, रूथियम मिलेगा। और ऐसा भी इसने 3-4 जगह किया, मतलब प्रॉपर्टीज कैसी थी, डिफरेंट, उनको सेम ग्रुप में रख दिया। उन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टी सेम है, जबकि आज की डेट में हम जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको मेंडलीफ ने एक ग्रुप में रखा था कई जगह, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती हैं, कि उन्होंने एक साथ रख दिया। ठीक है, अच्छा, नंबर 5, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्रॉपर्टीज सेम होने का या कह दूं पीरियोडिसिटी का कोई रीजन नहीं बताया। मतलब समझो, मैं पहले लिख देता हूं, he did not explain the cause of periodicity, मतलब सर समझो, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना, सॉरी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन, इस ग्रुप में और कौन कौन से थे, ये एलिमेंट थे, है ना, ये कुछ एलिमेंट थे फर्स्ट ग्रुप में। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेंडलीफ ने ये बताया आपको कि इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है? अच्छा किस बेसिस पर है ये तो बताया, मैं बेसिस की बात नहीं कर रहा, है ना, बेसिस की बात अलग होती है, ठीक है, मतलब उन्होंने ये बता दिया कि इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जमाओगे तो सेम आएंगी, है ना, इस तरह की चीज। ये तो बेसिस था ना, एटॉमिक मास इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, नॉट द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्लियर हुई बात मेरी? कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस ड्रॉबैक को देख के कि सर बताया तो था एटॉमिक मास, ना ना, एटॉमिक मास इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। हम कॉज की बात कर रहे हैं कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों सेम है? क्यों सेम है? ऐसे ही सिमिलर मैनर में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन चारों की प्रॉपर्टी सेम है। चारों को हैलोजेंस कहते हैं, आज की डेट में भी हम मानते हैं इन चारों की सेम है, इन सबकी सेम है। बट मेंडलीफ ने कोई रीजन नहीं बताया कि इन सबकी प्रॉपर्टीज क्यों सेम आ रही है ना, कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है इस टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, ये चीज हो रही है, इसकी वजह से सेम है। क्लियर है बात मेरी? इन सब में ये चीज कॉमन है तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसी कोई चीज इन्होंने नहीं बताई। तो ये 5 ड्रॉबैक थे, है ना, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। निकालने को और भी निकाल सकते हैं, बट हमें मोटे मोटे पढ़ने हैं, और जिसमें से शुरू के 3 ड्रॉबैक आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, वो तीनों ड्रॉबैक घुमा घुमा के आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है एनामोलस पेयर का मीनिंग क्या है, या कितने एनामोलस पेयर थे, या एनामोलस पेयर का कोई एग्जांपल लिखो, है ना, और 2 ड्रॉबैक पूछ लिए जाते हैं। और साथ में अब जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करेंगे, ये सवाल भी आता है पेपर में कि कंपेयर मेंडलीफ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वहां भी आपको इसके ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, है ना, हमने डिस्कस कर लिए। और अब हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हेडिंग लगाए अपनी कॉपीज में, थोड़ी बहुत बातें आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में करेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं। ठीक है, देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, कैसे दी है, क्या किया उसने ऐसा। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को हम प्यार से बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब क्यों बोलते हैं वो आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो समझते हैं इसको। किसने दी थी? गिवन बाय हेनरी मोजले। अच्छा, कुछ किताबों में नील्स बोर का भी जिक्र है ना, हाँ मैंने पढ़ा था एक जगह, कुछ किताबों में नील्स बोर का भी जिक्र है ना, पता नहीं क्यों है,
आप मत देखना उसको, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है, उसी की बात मानेंगे। गिवन बाय हेनरी मोजले। चलिए, तो हेनरी मोजले ने क्या किया, ये दी गई थी 1913 में। कब? 1913 में। तो हेनरी मोजले ने क्या किया, एक्चुअली हेनरी मोजले कंडक्ट सम एक्सपेरिमेंट। अब क्या एक्सपेरिमेंट्स थे वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। ही कंडक्ट्स सम एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो वेवलेंथ वगैरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाए थे अलग अलग एलिमेंट के, ठीक है। अब आप नहीं समझेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम वगैरह, है ना, उसके लिए थोड़ा आपको बड़ा होना पड़ेगा। तो अब इतना समझें कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट इनके सामने निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया सर? वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने कहा कि द एटॉमिक नंबर इज more fundamental property of elements। मतलब सर, मतलब नहीं समझ आया है? इन्होंने कहा अभी तक आप सब एटॉमिक मास चिल्ला रहा है, कोई एटॉमिक वॉल्यूम चिल्ला रहा है, सब हल्ला किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पर नहीं है, एटॉमिक वॉल्यूम पर नहीं है, ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर। मतलब क्या था इसका? इस लाइन का मीनिंग क्या है कि द प्रॉपर्टीज, सर कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल भी और केमिकल भी, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मच मोर डिपेंड्स on atomic number as compared to atomic mass, ठीक है। और ये कह के इन्होंने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में थोड़ा सा चेंज किया, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया। मतलब मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने बोला नहीं, एटॉमिक मास को रख दो साइड में, एटॉमिक मास पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती। एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस। और इन्होंने क्या बोल दिया कि अब मैं पीरियोडिक लॉ लिखने जा रहा, अब मैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखने जा रहा, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या कहा इन्होंने कि द फिजिकल एज वेल एज केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic number। बस इतना सा इन्होंने चेंज किया और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई, सब बदल गया। बहुत सही काम हो गया। जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने ड्रॉबैक्स पढ़ी थी, लगभग सारी खत्म हो गई केवल ये आ जाने से। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ज्यादा किस पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज? एटॉमिक नंबर पर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। देखो एक ड्रॉबैक तो आपको अभी समझ में आता है, आइसोटॉप वाली प्रॉब्लम खत्म। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो तीनों में से एक को जगह दे दो, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है ना। खैर वो पढ़ेंगे आगे, हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी तो इतना समझो क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि जो एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब अभी भी वही है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफर होती जाएंगी और एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। मतलब आप यहां से गए, मान लो ए कोई एलिमेंट है, इस तरफ आगे गए, बी सी डी आया, है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया और एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है। और इन्होंने वो डेफिनेट टाइम इंटरवल भी बताया। जरा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को याद करो, उन्होंने बोला था जैसे जैसे आप आगे जाओगे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा।
क्या इन्होंने मेंडलीफ ने बताया कि वो एटॉमिक मास कितने से इंक्रीज करेगा? नहीं बताया। वो इंक्रीज कभी 1 का था, कभी पॉइंट्स में था, कभी 2 का था, कुछ भी हो रहा था वहां पे। सच बताऊं तो कितने का भी इंक्रीमेंट हो रहा था, यहां पे इंक्रीमेंट भी इन्होंने फिक्स बताया। इन्होंने डेफिनेट टाइम इंटरवल बताया। इन्होंने कहा जैसे जैसे आप आगे जाओगे एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा, और इन्होंने कहा कि वो टाइम इंटरवल भी इतना होगा। आपने पढ़ा भी है वो टाइम इंटरवल मैजिक नंबर के नाम से, याद करो। आपने एक नंबर पढ़े थे 9th क्लास में, मैजिक नंबर, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था आपको, है ना? क्या था मैजिक नंबर? 2,8,18,18,32। अब इसका पूरा फिगर तो जब ही आएगा जब हम बना के देखेंगे पीरियोडिक टेबल को, है ना, सीखेंगे आगे। अभी तो मैं थोड़ा सा तुम्हें टच कराना चाह रहा हूं इसको कि इन्होंने वो डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल भी बता दिया कि पहले वो टाइम इंटरवल 2 का होगा एटॉमिक नंबर का, फिर 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। अब इसका पूरा मीनिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। क्लियर हुई बात मेरी? तो यहां तक इन्होंने बोल दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे 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 आप आगे जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। इन्होंने बताया कि वो टाइम ऑफ इंटरवल कितना होगा। साथ में और भी बहुत सारे ड्रॉबैक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो थी वो खत्म हो गई ये चेंज करने के बाद। क्लियर है? तो यहां से पकड़ने का क्या था आज के लेक्चर से, आपको ड्रॉबैक्स याद रखनी है ना, पूरी की पूरी फील आना जरूरी है उन ड्रॉबैक्स का। साथ में आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी याद रखना है, और ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके बेसिस पर इन्होंने ये पाया कि ज्यादा किस पर डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज, ज्यादा डिपेंड करेंगी एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मास पर नहीं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। वहां पर हम इन मैजिक नंबर्स से रिलेटेड दोबारा और बातें करेंगे। ठीक है, अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।